नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कई महत्वपूर्ण विषयों पर की प्रेस वार्ता। कहा कि पिछले 8 साल में केंद्र सरकार ने अन्नदाता के उत्थान के लिए उठाए कई अहम कदम। गांव, गरीब और किसानों के जीवन स्तर में हुआ उल्लेखनीय सुधार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को नवी विश्व आयुर्वेद कांग्रेस के समापन समारोह को किया संबोधित। कहा कि वन अर्थ वन हेल्थ का अर्थ है स्वास्थ्य का व्यापक दृष्टिकोण। आयुष उद्योग 8 साल में 20,000 करोड़ से बढ़कर हुआ 1.5 लाख करोड़ रुपए। जम्मू कश्मीर के रामबन के किसानों की आमदनी डबल करने के लिए स्थानीय कृषि विभाग ने कसी कमर। विभाग लेवेंडर की खेती के लिए किसानों को दे रहा है सब्सिडी। किसानों को बागवानी एवं औषधीय फसलों की खेती के लिए किया जा रहा है प्रोत्साहित। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में लहलहाएगी ग्राफ्टिंग बैगन की फसल। जिले के उद्यान विभाग की पहल पर अलग अलग विकास खंड में खेती की हुई शुरुआत। सामान्य बैगन के बजाय ग्राफ्टिंग बैगन की पैदावार होगी 3 गुना से अधिक। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री गोवा में नवी विश्व आयुर्वेद कांग्रेस में शामिल हुए, जहां उन्होंने इसके समापन सत्र को संबोधित किया तो देश को 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थानों की सौगात भी थी। गोवा समेत दिल्ली और गाजियाबाद में राष्ट्रीय स्तर के इन संस्थानों की शुरुआत करते हुए पीएम मोदी ने परंपरागत चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने का जिक्र किया। पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम में लगाई गई प्रदर्शनी भी देखी तो लोगों से आयुर्वेद से जुड़ने की अपील भी की। गोवा में आयोजित नवीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस के समापन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अपने ज्ञान, विज्ञान और सांस्कृतिक अनुभव से विश्व के कल्याण का संकल्प अमृत काल का बड़ा लक्ष्य है। आयुर्वेद इसके लिए एक प्रभावी माध्यम है। पीएम ने कहा कि भारत इस वर्ष G20 समूह की अध्यक्षता और मेजबानी कर रहा है, जिसका थीम वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर रखा गया है, जो आयुर्वेद में कहीं न कहीं समाहित है। दुनिया के 30 से ज्यादा देशों ने आयुर्वेद को ट्रेडिशनल मेडिसिन के एक सिस्टम के रूप में मान्यता दे रखी है। हमें मिलकर इसे और ज्यादा से ज्यादा देशों तक पहुंचाना है। आयुर्वेद को मान्यता दिलवानी है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थान, गोवा में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, गाजियाबाद में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान और दिल्ली में राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान का शुभारंभ किया। इन संस्थानों को लगभग 970 करोड़ रुपए की कुल लागत से विकसित किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुर्वेद इलाज से आगे बढ़कर कल्याण की बात करता है और कल्याण को बढ़ावा देता है। विश्व भी अब तमाम परिवर्तनों और प्रचलनों से निकलकर इस प्राचीन जीवन दर्शन की तरफ लौट रहा है। कुछ लोग समझते हैं कि आयुर्वेद सिर्फ इलाज के लिए है, लेकिन इसकी खूबी ये भी है, आयुर्वेद हमें जीवन जीने का तरीका सिखाता है। आयुर्वेद हमें सिखाता है कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की तरह ही शरीर और मन भी एक साथ स्वस्थ रहने चाहिए, उनमें समन्वय रहना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुर्वेद का प्रभावी परिणाम था, लेकिन प्रमाण के मामले में कहीं पीछे छूट रहा था। इसलिए प्रमाण का डेटाबेस एविडेंस डॉक्यूमेंटेशन करना अनिवार्य है। इस पर लंबे समय तक निरंतर काम करना होगा और इस दिशा में कुछ कदम उठाए भी जा चुके हैं। एविडेंस बेस्ड रिसर्च डेटा के लिए हमने एक आयुष रिसर्च पोर्टल भी बनाया है। इस पर अब तक के करीब 40,000 रिसर्च स्टडीज का डेटा मौजूद है। अब हम नेशनल आयुष रिसर्च कंसोर्टियम बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने दुनिया के सामने वन अर्थ
वन हेल्थ का फ्यूचरिस्टिक विजन भी रखा है। इसका मतलब है हेल्थ को लेकर एक यूनिवर्सल विजन। इसमें इंसानों के साथ साथ जीव जंतु को अलग नहीं किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने गोवा में आयोजित आरोग्य एक्सपो 2022 का दौरा भी किया। इसका उद्देश्य पेशेवरों और उपभोक्ताओं के बीच बातचीत की सुविधा के लिए नेटवर्किंग और ज्ञान आदान प्रदान करने के लिए उद्योग के अग्रदूतों, चिकित्सकों, पारंपरिक वैद्यों, शिक्षाविदों, छात्रों, दवा निर्माताओं, औषधि पौधा उत्पादकों और विपणन रणनीतिकारों सहित सभी हितधारकों के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करना है। नितिन सिंह, डीडी न्यूज। और जम्मू कश्मीर के रामबन में किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से लेवेंडर की खेती को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। किसानों को बागबानी एवं औषधीय फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। वहां कृषि विभाग 50% सब्सिडी पर किसानों को लेवेंडर के पौधे उपलब्ध करा रहा है। किसानों को भी इससे बहुत लाभ हो रहा है। रामबन कृषि विभाग के अधिकारी ने बताया है कि हमने लाभ उठाने वाले 6 किसानों को नियुक्त करके लेवेंडर की खेती को प्रोत्साहन देने का काम शुरू किया है। ये काम 25 कैनल के क्षेत्र में शुरू किया गया है। डिस्ट्रिक्ट रामबन में हमने पहली बार जो है लेवेंडर को इंट्रोड्यूस किया है। ऑन द डायरेक्शन जो थी हमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है एमपी और इसके लिए पौधे के अगल बगल मचान तैयार कराए जाएंगे। बैगन के ये पौधे छत्तीसगढ़ के रायपुर से मंगवाए गए हैं। प्रयोग के तौर पर कौन विकास खंड के तिलठी गांव निवासी किसान एन.के. दुबे ने 2.5 बीघा और पटेहरा विकास खंड के देवरी गांव में संजय मिश्र ने 4 बीघा में कलम विधि से बैगन की खेती कराई है। किसानों की माने तो जुलाई में पौधे लगाए थे और अब पौधों में फूल आना शुरू हो गए हैं। किसान एन.के. दुबे ने बताया है कि सामान्य बैगन के बजाय इसकी पैदावार 3 गुनी से अधिक होगी। जिला उद्यान अधिकारी ने बताया है कि ट्रायल के तौर पर जिले में 2 किसानों का चयन करके ग्राफ्टिंग कलम विधि से बैगन खेती की शुरुआत कराई गई है और जल्द ही इस विधि से खेती के लिए अन्य विकास खंड के किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा। ग्राफ्टिंग कलम विधि से बैगन के पौधों की रोपाई जुलाई में की जाती है। पौधों की कीमत 10 से 12 रुपए प्रति पौध होती है। कलम विधि के पौधे के निचले हिस्से जंगली होते हैं और पौधे का जो स्टैमिना है जहां मजबूत होता है तो वहीं इसमें रोग लगने की कम संभावना होती है। इसमें गाढ़े बैंगनी व हरे रंग के फल लगते हैं और यहाँ के सामान्य बैगन की अपेक्षा इसके बैगन काफी चमकदार और आकर्षित होते हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने नई दिल्ली में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि केंद्र सरकार देश के गांव, गरीब और किसानों के कल्याण और विकास के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बीते 8 साल से अधिक के कार्यकाल में सुशासन देने के साथ केंद्र सरकार ने देश के किसानों के लिए जनहितैषी योजनाएं चलाई हैं, जिसका फायदा किसानों को मिला है। उन्होंने कहा कि आज कृषि में विविधीकरण के साथ ड्रोन जैसी नवीन तकनीक अपनाकर किसान समृद्ध हो रहे हैं। और इस विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी से। केंद्र सरकार देश के गांव, गरीब और किसानों के कल्याण और विकास के लिए प्रतिबद्ध है और सरकार के बीते 8 साल से अधिक का कार्यकाल इसका प्रतिबिंब है। अलविदा होते साल 2022 के अंत में केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी। सर, अगर बात करें केंद्र सरकार का 8 साल से अधिक का कार्यकाल बेमिसाल, तो आप किस तरह देखते हैं? आज पूरे देश के अंदर किसानों को ये विश्वास हो गया है, आम गरीब व्यक्ति को ये विश्वास हो गया है कि नरेंद्र मोदी जी हैं तो निश्चित रूप से देश आगे बढ़ रहा है और योजनाएं नीचे धरातल तक पहुंच रही है। और इसका उदाहरण अगर देखा जाए तो जो आज डायरेक्ट बेनिफिट के तौर पर डायरेक्ट बेनिफिट पे पैसा किसान को या आम आदमी को मिल रहा है, चाहे वो गरीब हो चाहे किसी को भी डायरेक्ट बेनिफिट है, या डीबीटी के और सेल्फ अटेस्टेड का जिस तरह से निर्णय हुआ, या जो स्वच्छता का अभियान के तहत पूरी जो सरकारी अधिकारी सरकारी डिपार्टमेंट थे उन सब के अंदर जिस तरह से जो स्क्रैप था उसको समाप्त करने का काम किया गया। और जो एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि
गुड गवर्नेंस का अगर उदाहरण है तो आज ये सरकार कर रही है। और ये कार्य पहले अगर हो गया होता और यूपीए की सरकार के समय, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को इस तरह से पैदल नहीं चलना पड़ता। में बीते 8 साल में किसानों के कल्याण और विकास से जुड़ी कौन कौन सी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो बीते 70 साल में देखने को नहीं मिली और एक पारदर्शी सुशासन के साथ अन्नदाता का विकास हुआ? मैंने कहा ना कि किसान को भी आज सम्मान निधि का पैसा है, तो लगभग 11.5 करोड़ किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट के तौर पर किसान सम्मान निधि के माध्यम से 216 करोड़ से अधिक रकम है वो उनके अकाउंट के अंदर गई है। इसी तरह से किसान सम्मान निधि का पैसा है या जो फसल बीमे का योजना का पैसा है, तो वो भी आज किसान को डायरेक्ट उनके अकाउंट में पहुंच रहा है। और इस तरह से केसीसी है तो उनको भी डायरेक्ट उनके अकाउंट में पहुंच रही है किसान। और इसी तरह से फर्टिलाइज़र है या डीएपी के है, उसके अंदर भी उनको सब्सिडी का है, तो वो डायरेक्ट उनको बेनिफिट के तौर पर उनको पैसा मिल रहा है। तो ये एक कह सकते हैं कि किसान के लिए पहले बड़ी चुनौती थी। और मनरेगा का पैसा है चाहे वो, तो वो भी पहले जिस तरह से ग्राम सेवक के माध्यम से आता था और बीच में बिचौलिए होते थे, बैंकों के अंदर भी बिचौलिए होते थे, उन सबको समाप्त करने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और जिसकी वजह से किसान को इस गुड गवर्नेंस का एक एहसास हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2047 के नए भारत का जो सपनों का विकास है वो कृषि में किस तरह देखेंगे नई तकनीक के संदर्भ में? हमारे हिंदुस्तान के अंदर ड्रोन से किसान खेती करने लगा है, ये पहली बार हुआ है। इस तरह से डायरेक्ट बेनिफिट का हो गया, या नई टेक्नोलॉजी जिस तरह से सीड के अंदर हो या फर्टिलाइज़र के अंदर नैनो यूरिया का उपयोग जिस तरह से किया गया है कि एक कट्टा जो पहले ढोने के लिए उनको ज़्यादा उसका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता था, अब नैनो यूरिया का उपयोग करने लगा है। इस तरह से शिक्षा के अंदर भी, एग्रीकल्चर शिक्षा के अंदर ऑनलाइन सिस्टम कर दिया गया है। और जिस तरह से ये कह सकता हूँ कि वोकेशनल एजुकेशन के माध्यम से हमारे जो युवा है उनको ट्रेनिंग मिलेगी। और उसके साथ ही स्टार्टअप को सपोर्ट किया जा रहा है। हमारे देश के अंदर इतने स्टार्टअप जो अभी हुए हैं, तो वो कृषि के अंदर सारा इनको सपोर्ट एक ऑनलाइन के माध्यम से किया जा रहा है। उनको टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनको सब कुछ ये चीज़ें हो रही है। तो ये एक गुड गवर्नेंस ही है कृषि के अंदर, जिसका लाभ सब किसान लेके, और नरेंद्र मोदी जी को इस बात के लिए सब किसान है निश्चित रूप से जिसको लाभ मिलता है तो वो धन्यवाद देता है। और केसीसी का पैसा जैसा आपने देखा, किसान सम्मान निधि का पैसा है, करोड़ों करोड़ रुपए किसानों के अकाउंट में 1 मिनट के अंदर पहुंच जाते हैं। तो ये गुड गवर्नेंस और डायरेक्ट बिचौलियों की मुक्ति इससे मिलती है। ये काम मुझे लगता है कि बहुत पहले होने चाहिए थे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ये बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए। बीते 8 साल से अधिक के कार्यकाल में न केवल केंद्र सरकार ने देश के गांव, गरीब और किसानों के कल्याण और विकास के लिए नई नई नीतियां और योजनाएं बनाई है, बल्कि जमीनी स्तर पर इन्हें क्रियान्वयन कर आर्थिक रूप से अन्नदाता का विकास करने का महत्वपूर्ण काम भी किया है। मेरे सहयोगी कैमरामैन जगपाल के साथ मोपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर में प्राचीन कला से बनाए जा रहे मूडा व चटाई लघु उद्योग काफी मशहूर हैं। प्रदेश सरकार गढ़मुक्तेश्वर में बनाए जा रहे मूडा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए वोकल फॉर लोकल की तर्ज पर अभियान चला रही है। गंगा किनारे होने वाली सरकंडा, सेटा और सुतली को इकट्ठा करके ये मूडा बनाए जाते हैं। यहाँ बनने वाले मूडा न केवल पूरे भारत में बेचे जाते हैं, बल्कि इनका व्यापार विदेशों में भी होता है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। उम्मीदों का शहर उत्तर प्रदेश, जहाँ की संस्कृति और कला की पूरी दुनिया में धूम है। राज्य में कई जनपद मौजूद हैं, जिनमें से एक है हापुड़, जहां बसा है गढ़मुक्तेश्वर। गढ़मुक्तेश्वर का भी पौराणिक इतिहास है। गंगा किनारे बसा ये कस्बा देश में अपनी विरासत के लिए मशहूर है और यहाँ का एक अनोखा इतिहास भी है। गढ़मुक्तेश्वर के आसपास के इलाके में एक ऐसा व्यापार होता है जिसकी झलक शहर में प्रवेश करते ही देखने को मिल जाती है। सड़क किनारे मौजूद ये मूढ़े आपका ध्यान अपनी ओर खींचते हैं। बेहद खूबसूरत दिखने वाले ये मूढ़े वोकल फॉर लोकल की तर्ज पर यहाँ बनाए जाते हैं। यहाँ बना मूढ़ा भारत में ही नहीं बल्कि विदेश में रहने वाले घरों की बैठकों और बड़ी बड़ी कोठियों की शान बना हुआ है। यहाँ के मूढ़ा कारीगर दिन रात मेहनत करके गंगा किनारे खादर क्षेत्र से सरकंडा, सेटा और सुतली को इकट्ठा करके अपने अपने घरों में नया डिजाइन देकर इन्हें तैयार करते हैं। ये कारीगर इसी से अपने घर का खर्च उठाते हैं और बहुत दिलचस्पी से ये काम भी करते हैं। सब मिलकर स्टॉम्प भी करते हैं, 10 बना लेते हैं, पूरे परिवार को लेते हैं। ये सब विदेश जाते हैं। हाँ, इससे घर चलता है हमारा, इससे सब खर्चे पानी से होते हैं।
गढ़ का बना मुड़ा दिल्ली के प्रगति मैदान में लगने वाले ट्रेड फेयर में दर्शकों को काफी पसंद आता है। वहां मूढ़े की एक प्रदर्शनी भी लगाई जाती है और वहां से लिए गए ऑर्डर के आधार पर देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई शहरों में सप्लाई किए जाते हैं। राज्य सरकार और प्रशासन द्वारा इस मुड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। देश के कई राज्यों में बनी चौपाल, पंचायत घरों और न्याय पंचायतों में लोग उन पर बैठकर खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं। मुढ़ा जो है ये मानिए कि टोटल नेचुरल चीज़ों से बनता है। जैसे जंगल से कैन आ जाता है, नदी के खोले में होता है, नदी के किनारों पर हो जाता है, और गंगा के जो रेतियाँ होती हैं, बड़े बड़े खोले होते हैं, उनमें ये होता है पेड़ इसका, वहाँ से लोग काट के लाते हैं। इसका व्यापार है। हमारे आसपास में बहुत सारे गाँव हैं जो इसको काट के लाते हैं और उसे साफ़ करके हमारे यहाँ मार्केट में लाते हैं। संडे में मार्केट लगती है उसकी, उससे हम लोग खरीदते हैं और फिर इसे बनाते हैं। टायर इनके नीचे मोहरी में लगता है ताकि ये लंबे समय तक मोहरियाँ इसकी चलती रहें नीचे। यहाँ की नान खटाई भी काफी स्वादिष्ट होती है, जो यहाँ आने वाले पर्यटकों का ध्यान भी अपनी ओर खींचती है। इसके स्वाद की दीवानगी उत्तर प्रदेश में नहीं है बल्कि पूरे भारत में बनाकर सप्लाई की जाती है। ऑल इंडिया में कोई हमारी ऐसी नान खटाई बना नहीं सकता, इतनी हमारी प्रसिद्ध है। और दूर दूर से यहाँ पर लोग स्पेशल आते हैं, बम्बई से, हरियाणा से, दिल्ली, राजस्थान से आते हैं और पहले 1-2 दिन पहले आकर स्पेशल बनवा कर जाते हैं कि हमें 5 किलो चाहिए, 10 किलो चाहिए, हमारी इतनी नान खटाई आप बना देना। फिर हम उनको तैयार करके देते हैं। और हमारे यहाँ पर यहाँ रामलीला के टाइम पर दशहरा होता है। दशहरे पे हमारे जो शहर है गढ़मुक्तेश्वर, यहाँ पर जो दशहरा पूजा जाता है वो सिर्फ नान खटाई से ही पूजा जाता है, जो पुराने टाइम से पूजा जा रहा है। अगर आप भी हापुड़ शहर जाएं तो गढ़मुक्तेश्वर के इन कारीगरों की शानदार कारीगरी का दीदार करें और इनकी कला को बढ़ावा देने के लिए इनसे कुछ ना कुछ जरूर खरीदें। उत्तर प्रदेश में बसा एक ऐसा कस्बा जिसे गढ़मुक्तेश्वर कहा जाता है, जिसके किनारे गंगा बहती है और यहाँ का एक प्रमुख उद्योग है मूढ़ा व्यापार। आप देख सकते हैं यहाँ पर तरह तरह के मूढ़े हैं जिन्हें बनाया जाता है और इस मूढ़े की खासियत यह है कि सब वेस्ट टू वेल्थ है, यानी गंगा किनारे लगी ये कैंस जो हैं इनसे इनको यहाँ पर तैयार किया जाता है। जो पुराने टायर्स हैं उनको यहाँ इस्तेमाल करके इनको और ज़्यादा लंबी उम्र देने की कोशिश की जाती है और जिस तरह से इनको यहाँ पर सजाया जाता है इसमें अपनी पूरी की पूरी हस्तशिल्प का दिखाई जाती है यहाँ के कारीगरों द्वारा। ये एक यहाँ का प्रमुख व्यापार है और ना केवल ये इस पूरे राज्य को इसलिए मशहूर करता है बल्कि हिंदुस्तान के कोने कोने तक इसका यहाँ से प्रोडक्शन किया जाता है, इसको यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है और विदेशों में भी इसकी खासी डिमांड है। लेकिन यहाँ के जो निवासी हैं ये मानते हैं कि इसको और अभी ऊपर ले जाने की ज़रूरत है ताकि ये व्यापार जो है यहाँ के जो कारीगर हैं वो भी मुख्य धारा में शामिल हो सकें और ये रोजगार एक नई उड़ान भर सके। कैमरामैन शुभम के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़, हापुड़। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा सबका साथ और सबका विकास आकांक्षी जिला गिरिडीह में सत्य साबित हो रहा है। केंद्र सरकार की योजनाओं से लाभान्वित होने के बाद जिले के तेलोडी पंचायत के ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। तेलोडी पंचायत से हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। चाहे हदीस अंसारी हो या फिर मुनव्वर, गरीबी के चलते कई दशकों से इनके घर का सपना पूरा नहीं हो रहा था। ये परिवार मिट्टी के घर में रहते थे और बरसात में इनका जीवन नरकीय हो जाता था। लेकिन प्रधानमंत्री आवास और शौचालय से लेकर उज्ज्वला और मुफ्त राशन तक की योजना ने इन सबों की जिंदगी बदल दी है। आकांक्षी जिला गिरिडीह के ये निवासी केंद्र की विभिन्न योजनाओं का फायदा लेकर विकास के रास्ते पर चल पड़े हैं। प्रधानमंत्री आवास मिला, मेरा खपरेला मकान था, रात में चूने लगता था बारिश में। हम लोग प्रधानमंत्री की इस योजना से शौचालय भी हो गया और सिलेंडर गैस भी मिला है। प्रधानमंत्री की योजना से हम काफ़ी खुश हैं कि हम लोग को लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड अच्छा हो गया। बहुत परेशानी था सर, मैंने जो हमारा घर मिट्टी का था, बहुत परेशान में थे, बहुत दिक्कत था। अब कॉलोनी बन गया तो कुछ आराम से रहते हैं। हम लोग का खबरा का मकान था, जो सो पानी नहीं बहुत सूखता था, बहुत परेशानी हम लोग रहते थे। सरकार जो सो मैंने हम लोग का दिया कॉलोनी तो बनाए हम लोग मिलजुल के और मेहनत करके, किसान लोग हम लोग थोड़ा मेहनत किए तो फिर हम लोग बना के मन की बहुत अच्छी से रह रहे हैं, बहुत खुशहाल है, उसका धन्यवाद। घर टूटा हुआ था, घर में अच्छा नहीं था, जब सरकार दिया अच्छा तो रह रहे हैं। घर
मैं पानी में चो रहा था, दरअसल घर में थे, दिया भी आराम से रह रहे हैं, सरकार दिया तो कॉलोनी दिया है, गैस भी दिया है और राशन कार्ड भी दिया है, शौचालय भी दिया है और राशन भी 2 बार मिलता है। सरकार का धन्यवाद। तेलोडीह पंचायत के मुखिया सबीर आलम का कहना है कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं ने गरीबों की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल दी है। उनकी पंचायत के 450 गरीब लोगों को आवास, शौचालय, राशन कार्ड, गैस सिलेंडर और जन वितरण प्रणाली के माध्यम से अनाज मिल रहा है। हमारे पंचायत तेलोडीह जो कि प्रखंड गिरिडीह और जिला गिरिडीह के अंतर्गत आता है, इस पंचायत में हमने लगभग 450 आवास का लगभग स्वीकृति कराया है, जिसमें लगभग 380 आवास पूर्ण हो चुके हैं और लगभग 60-70 आवास का कार्य प्रगति पर है। हमने सरकार की सभी महत्वाकांक्षी योजनाओं को जो है अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य किया है। आकांक्षी जिला गिरिडीह में केंद्र सरकार की योजनाओं ने गरीबों के जीवन स्तर को काफी उठाया है। जिन लोगों के लिए पक्का मकान एक सपना था, वो सपना अब पूरा हो चुका है। आकांक्षी जिला गिरिडीह में केंद्र की विकास योजनाएं वरदान साबित हो रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और किसान समाचार में कुछ और खबरों पर भी नजर डाल लेते हैं, यानी कि खास खबरों पर नजर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कहा कि सरकार की मंशा किसी भी राज्य के जीएसटी का बकाया रखने की नहीं है, लेकिन जब तक राज्य सरकारें जीएसटी से संबंधित सभी जरूरी दस्तावेज मुहैया नहीं करवाती, तब तक केंद्र सरकार जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा ऐसे ही नहीं दे सकती। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सांसद डिंपल यादव ने लोकसभा में सांसद के रूप में शपथ ली। लोकसभा सीट पर जीत का रिकॉर्ड बनाने वाली डिंपल ने मैनपुरी की पहली महिला सांसद बनकर भी इतिहास रचा है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोमवार को दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 का औचक निरीक्षण किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यात्रियों की सहूलियत पर ध्यान देने पर भी जोर दिया। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सोमवार को वाराणसी में काशी तमिल संगमम के तहत आयोजित टेबल टेनिस प्रतियोगिता के उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने स्पर्धा में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों से मिलकर उनकी हौसला अफजाई भी की। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर शपथ ली। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने के शपथ लेने के बाद शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की संख्या 28 हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में जजों के कुल स्वीकृत पद 34 हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीबीआई द्वारा दायर भ्रष्टाचार के एक मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख को जमानत देती है। अदालत ने अनिल देशमुख को 1 लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दी है। बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस कथित 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत पहुंची। जैकलिन के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की जांच चल रही है। उन पर सुकेश चंद्रशेखर से महंगे गिफ्ट लेने और मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोप लगे हैं। दिल्ली की हवा अभी भी बहुत खराब श्रेणी में बरकरार है। दिल्ली में सोमवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक यहां पर 241 दर्ज किया गया। वहीं अब ठंड भी अपना रंग दिखाना शुरू करने वाली है। नई दिल्ली के फिक्की सभागार में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR का 1 दिवसीय सम्मेलन और प्रदर्शनी आयोजित की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ वर्चुअली केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह ने किया। और किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।